हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से इंक्रीज करता है। तो हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाती है, और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, और आपका एलवाई के लिए नेग्लेजिबल इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस के ऊपर। राइट। तो आपके सामने सबसे बोर्ड के राइट हैंड साइड में एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। आर एफ इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। राइट। थोड़ा सा इस फार्मूले के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके। ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? आर एफ का मतलब होता है फाइनल रेजिस्टेंस। आर एफ मतलब फाइनल रेजिस्टेंस। R0 मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल मतलब एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड टू थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करिए कि आपके पास कोई वायर है। राइट। ये वायर है, तो दिस इज योर वायर, और इसका जो टेम्परेचर है लेट से टी आई है, टी आई। ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस लेटस से आर आई है। यानी कि जब आपका टेम्परेचर टी आई मतलब इनिशियल टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस है आर इनिशियल। राइट। आर इनिशियल। और जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी फाइनल हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया बेटा आपका आर फाइनल। यानी कि जब टेम्परेचर आपका टी फाइनल है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर फाइनल। ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, और टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। राइट। तो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया है अल्फा। ठीक है। अल्फा अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। और अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है? अल्फा का डेफिनेशन थोड़ा नोटिस करिएगा। ये होता है डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट। ठीक है। डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। समझिएगा ये क्या बोलता है। ठीक है। अल्फा जो होता है ये कि रेजिस्टेंस में स्ट्रेन है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस में स्ट्रेन है, मतलब डेल्टा आर अपॉन R0। ठीक है। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं आपके वहाँ से कि जब कोई बार है, बार का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज करिए कि आपका एक बार है। ठीक है। बार का लेंथ आपका L दिया गया है। राइट। और इसका जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर लेटस से था आपका T1। ठीक है। और इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा कर T2 कर दें तो सीधी सी बात है कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और लेंथ इसका इंक्रीज होकर सपोज करिए ये हो गया, यानी लेंथ में इंक्रीज हुआ आपका डेल्टा L। तो यहाँ पे आपका एक कोएफिशिएंट डिफाइन किया गया है अल्फा, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L। सपोज करिए ये इनिशियल लेंथ L नॉट है, डेल्टा L अपॉन L नॉट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर T। इसी तरीके से जिस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफाइन किया गया है, उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ
टेम्परेचर डिफाइन किया गया है। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है समझिएगा, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं अल्फ़ा के बारे में। वायर है आपका, वायर है, इसका टेम्परेचर आप मान लीजिए कि T1 है, और T1 टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। और यही वायर है, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया T2 और इसका रेजिस्टेंस हो गया R2। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आया है ना, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, R2 माइनस R1, राइट, ये रेजिस्टेंस में चेंज आया, डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज R1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब T2 माइनस T1, राइट। इसी को बोलते हैं अल्फ़ा, इसी को बोला जाता है अल्फ़ा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है R2 माइनस R1 इज द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच इज डेल्टा R अपॉन, सपोज करिए जो इनिशियल आपका है वो R0 है, R1 की जगह R0 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, ये आपका हो जाएगा डेल्टा T। तो आपका अल्फ़ा का डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। तो अब से रिमेंबर रखेंगे, अल्फ़ा का जो डेफिनेशन होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा R मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन डेल्टा T, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा R डिवाइडेड बाई R0 डेल्टा T, ओके। तो ये आपका अल्फ़ा का डेफिनेशन होता है, अल्फ़ा का डेफिनेशन होता है, ठीक है। फर्दर चलिए इस फार्मूले पे थोड़ा सा आते हैं कि ये फार्मूला इसी फार्मूले से डेराइव हुआ है, राइट। चलिए, तो हमने निकाला अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा R अपॉन R0 डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा R अपॉन R0 डेल्टा T। R0 को हमने नीचे ला दिया, ठीक है। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेल्टा R इज इक्वल्स टू R0 अल्फ़ा डेल्टा T, राइट। थोड़ा सा चलिए और बात करते हैं। ये जो आपका वायर है इसका टेम्परेचर लेट से इनिशियल टेम्परेचर T0 है, ओके, इनिशियल टेम्परेचर T0 है और इसका रेजिस्टेंस R0 है। और यही वायर है, इसका टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा के कर दिया T फाइनल कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R फाइनल, ठीक है। तो डेल्टा R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, चेंज रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो ये सिंपली हो जाएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल दैट इज RO इक्वल्स टू RO अल्फ़ा डेल्टा T, राइट, अल्फ़ा डेल्टा T। यहाँ तक क्लियर है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो RF इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है। RF इक्वल्स टू R0 हम कॉमन आउट कर देंगे, R0 कॉमन कर देंगे तो 1 प्लस हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा T। तो यही आपके रेजिस्टेंस का फार्मूला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, सपोज करिए वायर का टेम्परेचर है T1 और रेजिस्टेंस है R1 और वायर का टेम्परेचर हो गया T2, रेजिस्टेंस है R2, क्लियर। तो टेम्परेचर क्या होगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है ना वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस फार्मूले नंबर सेकेंड के ऊपर, ठीक है, फार्मूले नंबर सेकेंड के ऊपर। तो ये जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर सेकेंड दैट इज रो एफ इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, क्लियर है। तो हम जानते हैं R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अगर हमारा R इंक्रीज करता है तो रो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो R का रिलेशन है RF इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, राइट। इन द सेम वे आपका
रो का डेफिनेशन होगा, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लास्ट क्लास में हमें डिस्कस कर चुका है। तो रो एफ इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। तो ये रिलेशन दोनों को याद रखना है। या तो रेजिस्टेंस चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, सॉरी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अल्फा के बारे में। अल्फा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कंडक्टर जो हैं, कंडक्टर में एग्जांपल है कॉपर वायर, कॉपर का वायर CU वायर। अगर कॉपर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें, सॉरी अगर कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। इसीलिए जैसा कि अल्फा का डेफिनेशन है, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस दैट इज डेल्टा आर अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 इंटू डेल्टा टी। ठीक है। इस फार्मूले का अगर एनालिसिस करेंगे तो कंडक्टर के लिए लाइक कॉपर वायर के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। चलिए बात करते हैं कुछ सेमी कंडक्टर के बारे में। और सेमी कंडक्टर में आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और समटाइम्स कार्बन, यही सेमी कंडक्टर में आते हैं। अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, और साथ ही साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो अगर इस फार्मूले को हम एनालाइज करें तो अल्फा की वैल्यू आएगी सेमी कंडक्टर के लिए, सिलिकॉन के लिए निगेटिव वैल्यू आएगी, और जर्मेनियम के लिए निगेटिव आएगी, कार्बन के लिए निगेटिव आएगी। इसीलिए अल्फा की जो वैल्यू होती है कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होती है, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के लिए निगेटिव होती है। चलिए बात करते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका एलवाई के ऊपर। एलवाई के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर में, राइट। तो इस तरीके से हमने स्टडी किया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है। और यहाँ पे एक हमने कोएफिशिएंट डिफाइन किया अल्फा, जिसका डेफिनेशन है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो ये डेल्टा है। ठीक। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं ये जो फार्मूला है इसके डिफरेंशियल फॉर्मेट की। ये फार्मूला जो है इसके डिफरेंशियल फॉर्मेट की, राइट, डिफरेंशियल फॉर्मेट की। तो यहाँ पे फार्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। जैसा कि हमने काइनेमेटिक्स के चैप्टर में डिस्कस किया है कि अगर ये जो डिफरेंस है बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डी। तो अल्फा इक्वल्स टू डी आर अपॉन आर नॉट डी टी। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा आर नॉट डी टी, अल्फा आर नॉट डी टी इक्वल्स टू डी आर। ध्यान दीजिएगा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा आर नॉट डी टी मस्ट भी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर। अब बात को थोड़ा समझिएगा। ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस लेटस से R0 है एट टेम्परेचर T0 पे, और इसका रेजिस्टेंस R फाइनल हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, एलवाई है, क्या है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए आपका T फाइनल है। ओके। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, T0 से लेकर के T फाइनल तक, और रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है R0 से लेकर के R फाइनल तक। क्लियर। थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करते हैं। अल्फा तो कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अल्फा कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो अल्फा R0 को इंटीग्रेशन से बाहर हम पुल आउट कर लेंगे, और ये होगा इंटीग्रेशन T0 टू TF, और यहाँ पे हो जाएगा DT, राइट, इक्वल्स टू
यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इंटीग्रेशन 1 dx होता है x, राइट, इंटीग्रेशन 1 dr होता है r, राइट, इंटीग्रेशन 1 dr r, तो r लिखेंगे और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन होगा r नॉट से लेकर के r फाइनल तक। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t आपका, राइट, तो अल्फा r नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा आपका t और ये जाएगा लिमिट t नॉट से लेकर के t f तक, राइट, इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा आर एफ माइनस आर नॉट, राइट। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो अल्फा आर नॉट और इसमें फाइनल टेम्परेचर रखेंगे माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू आर एफ माइनस आर नॉट। इस तरीके से फर्दर ये हो जाएगा आर फाइनल इक्वल्स टू आर नॉट कॉमन आउट, राइट, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझिएगा कि डिफरेंशियल फॉर्म की हमें ज़रूरत क्या क्यों पड़ती है, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये अल्फा कांस्टेंट नहीं होता है, आर नॉट कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, राइट। तो उस केस में हम सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करके जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के बीच में और टेम्परेचर के बीच में हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलिए आगे थोड़ा मूव करेंगे और हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई कंडक्टर है हमारे पास, कोई कंडक्टर, ठीक है ना, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर इस तरीके से कोई वायर है, वायर को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो सिलेंडर मिला। जब इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, दिस इज द प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द माइनस टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दिस इज वन एंड ऑफ, ठीक है ना। तो जब हमने प्लस माइनस से कनेक्ट किया तो क्या हो गया कि ये वाला टर्मिनल आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्मिनल आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, लेट अस से डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा डेल्टा V, ठीक है। और इसमें जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में I, ठीक है, सपोज करिए I करंट इज फ्लोइंग। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स क्या होता है कि जो आपका करंट होगा, करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा V के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा V के, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों एंड्स पे जितना ज़्यादा होगा आपका जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको अपने सुविधा के लिए हम लोग लिखते हैं V, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू करंट I। इस डेल्टा को समटाइम्स हटा देते हैं और V को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो ध्यान दीजिएगा ये जो ओम्स लॉ है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना, फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग द सेम, उस कंडीशन में ये ओम्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो V इक्वल्स टू आएगा IR, V इक्वल टू IR। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये है ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, ठीक है ना, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे। तो सपोज करिए कंडक्टर का लेंथ आपका L दिया गया है, कंडक्टर का लेंथ क्या है बेटा, L है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, V को लिखेंगे, हम जानते हैं रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज V बाई L, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा V बाई L। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए बात करते हैं। तो V जो होगा वो सिंपली हो जाएगा आपका E इंटू L, राइट। और यहाँ पे जो आपका I करंट को I रहने देंगे और R इक्वल्स टू होता है रो इंटू L बाई ए, रो इंटू L बाई ए, L L गेट्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो E इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और हम जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एरिया वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इनटू
व्हाट, रो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जे वेक्टर, और यहाँ पे रो लगा हुआ है, तो E इक्वल्स टू रो इंटू जे, E इक्वल्स टू रो इंटू जे, E इक्वल्स टू रो इंटू जे। ये आपका वेक्टर फॉर्म है किसका, ओम्स लॉ का। चलिए थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है 1/सिग्मा होता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। रो इक्वल टू 1/सिग्मा होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो के जगह पर रख देंगे 1/सिग्मा इंटू जे, राइट। तो यहाँ से सिंपल हो जाएगा कि करंट डेंसिटी वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, राइट। तो ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है। क्लियर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक उसी तरीके से है जैसे कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में हमने ऐड किया था, स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल में हम ऐड करते हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं। तो रेजिस्टर है उसको सीरीज में ऐड करना है, राइट। तो सपोज करिए एक सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। सपोज करिए पहला रेजिस्टर है, ये आपका दूसरा रेजिस्टर है, ये आपका तीसरा रेजिस्टर है, ठीक है ना। तीनों रेजिस्टर है, ठीक है। और तीनों रेजिस्टर को हमने किस में ऐड किया, तीनों रेजिस्टर को हमने ऐड किया है सीरीज में, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या करेंगे, इसको एक ला करके बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लेटस से V है, और यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है आपका R2, तीसरा है आपका R3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सीरीज कनेक्शन में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा R1, R2, R3 में। लेटस से यहाँ पे पोटेंशियल कंज्यूम हुआ V1, यहाँ पे पोटेंशियल कंज्यूम हुआ V2, और यहाँ पे पोटेंशियल कंज्यूम हुआ V3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सीरीज कनेक्शन का। चलिए आगे बात करते हैं। हम जानते हैं V इक्वल्स टू होता है IR, V इक्वल टू IR, राइट। तो यहाँ पे तीनों रजिस्टर को आप हटा दीजिए और उसके जगह पे कोई एक रजिस्टर लगा दें जो वही काम करे जो तीनों रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो V होगा टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ये हो जाएगा, करंट तो तीनों में सेम होगा, ठीक है, इनटू RE का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब तीनों रेजिस्टेंस को हटाने पे और उसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर दें तो ये R इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे V1 होगा IR1, V1 होगा IR1, ठीक है। V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2, और V3 की वैल्यू हो जाएगी IR3। अगर ये सारा वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें रिलेशन मिलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अगर ये तीन रेजिस्टेंस जुड़ा है तब, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा है तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ठीक है। सपोज करिए आपका जो रेजिस्टेंस जुड़ा है सीरीज कनेक्शन में सब आपस में इक्वल है, ठीक है ना। और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा है तो ये हो जाएगा R प्लस R प्लस डॉट 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 R, ये nवें बार आएगा, ठीक है। तो सिंपली ये हो जाएगा n इंटू R। इसको ऐसे समझिएगा, 2 बार आएगा तो 2R, 3 बार आएगा तो 3R, n बार आएगा तो nR। क्लियर है। तो दिस इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया जाता है, सीरीज में
कनेक्शन किया जाता है तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, राइट, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे अगले फार्मूले के ऊपर, दैट इज आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये रिलेटेड है आपके पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो करंट जो होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सपोज करिए एक वायर है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे वायर कनेक्ट हुआ और यहाँ से रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और ये है, और इसको हम ऐसे ऐड कर देंगे बैटरी के प्लस से और बैटरी के माइनस से। ठीक है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। सपोज करिए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका R1 है, ये वाला रेजिस्टेंस आपका R2 है, ये वाला रेजिस्टेंस आपका R3 है। क्लियर? तो यहाँ से बैटरी से आपका करंट निकलेगा, लेटस से I करंट आपका आ रहा है, ऐसे करंट फ्लो होते होते आएगा, यहाँ आएगा, इसको यहाँ पे जंक्शन मिल गया, जंक्शन या नोड मिल गया। ठीक है, जंक्शन या नोड मिल गया। तो आगे हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ करंट लॉ में कि करंट जब इनकमिंग करंट होता है जो आउटगोइंग करंट के बराबर इक्वल होता है, तो जैसे ही I करंट यहाँ पे आएगा स्प्लिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा R1 R2 और R3 में। लेटस से R1 में हमारा करंट कितना पास किया, मान लीजिए I1 पास किया, R2 में I2 पास किया, R3 में I3 पास किया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा जंक्शन या नोड है और किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, यानी कि इनकमिंग करंट दैट इज I, इनकमिंग करंट I मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? तो इसको याद रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में जो करंट होता है उसकी वैल्यू डिवाइड होती है, वेयर एज इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी की वो डिवाइड होती है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब चलिए हम जानते हैं V इक्वल टू सिंपली ओम्स का फार्मूला होता है IR, राइट, ओम्स का फार्मूला होता है IR। तो हम कह सकते हैं कि आपका I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्लियर है? तो अगर सपोज करिए हमको I1 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R1, V डिवाइडेड बाई R1। अगर I2 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R2, और I3 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R3, V डिवाइडेड बाई R3। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मतलब तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, बट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपली जो RI की वैल्यू हम निकाले हैं कि I जो करंट आ रहा है V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर ये सारे वैल्यू को हम पुटअप करें इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि तीनों को हटाओ और एक रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, यहाँ पे V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फार्मूला बना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हो तो प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn, राइट। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R n टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n बाई R, राइट, n बाई R। तो हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R बाई n। ठीक है, तो ध्यान देना है कि एक फार्मूला हमको मिला था
सीरीज कनेक्शन में यदि n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करें तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला हमें मिला था NR, यानी कि n टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसको पैरेलल में ऐड कर दिया जाए n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस को, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट मिलेगा वो हो जाएगा R/N, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर मान लीजिए कि दो रेजिस्टेंस है जिसको पैरेलल में जोड़ा गया तो हम कह सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला निकल के सामने आता है R इक्विवेलेंट का, वो सिंपली होता है R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट। इस तरीके से ये आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, मतलब सारे फार्मूले जो हमने लिखे थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए एक बार चीज़ों को समराइज करते हैं। तो आज के क्लास में हमने दोस्तों देखा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होती है वैल्यू। और वही आपका अगर इसकी बात करें, एलॉय की बात करें, एलॉय की, है ना, जैसे मैग्नीन है ना, नाइक्रोम है, तो इसका जो होता है नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ग्राफ हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पैरामीटर अल्फा डिफाइन किया गया। अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, और अल्फा को किस तरीके से हमने डिफाइन किया है कि अल्फा इज इक्वल्स टू सिंपली डेल्टा आर, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा का डेफिनेशन होता है, यानी अल्फा क्या है, एक तरीके का स्ट्रेन है। जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो वहाँ पे अल्फा डिफाइन होता है, यानी किसी वायर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी 2D ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। किसी 3D ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ से लिंक कर सकते हैं। सपोज करिए एक बार है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द स्ट्रेन का मतलब कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। इट इज द स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा का डेफिनेशन, वहाँ पे अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, वहाँ पे लेंथ जब इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एरिया इंक्रीज करता है तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सपेंशन। तो अल्फा जो होता है एक तरीके का स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन किस में आएगा, रेजिस्टेंस में आएगा, डेल्टा आर अपॉन R0 पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से अल्फा हो गया। ठीक है, और जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग कापर का वायर यूज करते हैं, और कापर जो होता है एक तरीके से कंडक्टर का वर्क करता है। तो इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस की टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे कंडक्टर के लिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। वेयर है सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव आती है, और इंसुलेटर के लिए और आपका एलॉय के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो प्लस तो आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, हमने आज के क्लास में डिस्कस किया ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ यानी कि जब किसी कंडक्टर को कोई किसी करंट सोर्स से हम एडअप कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें एक करंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ओम्स ने बताया था कि जो करंट डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, वो कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ से हमने V = IR फार्मूला डेवलप किया था।
जिसको जनरलाइज ओम्स लॉ बोलते हैं स्केलर फॉर्म में। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो ये आता है जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, where J vector is the current density, sigma is the conductivity और E is the electric field। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कैसे हम कनेक्ट करते हैं। सीरीज कनेक्शन करेंगे तो रेजिस्टेंसेस को सिंपली हम ऐड कर देंगे, और पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो रेजिस्टेंसेस जो होते हैं हार्मोनिक रेसिप्रोकल होके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आई थिंक आज का क्लास आपको क्लियर होगा, ये सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो वेट करिए अगले क्लास का, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।